This is an ABP Life podcast. सो दिस इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम आपको मिलवा रहे हैं फीमेल डिटेक्टिव्स ऑफ इंडिया से। हमारी ये खास सीरीज ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट बिल्कुल मिस मत करिए देखना। हाय, मैं हूं मानसी, आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट एंड आई एम इन कॉन्वर्सेशन। हमारे साथ एक स्टीम्ड गेस्ट हैं यहाँ पर, भावना पालीवाल। सिर्फ भावना पालीवाल नहीं कहूंगी क्योंकि इनके नाम के आगे लगता है फीमेल डिटेक्टिव। यस, बहुत ही कम फीमेल डिटेक्टिव्स हमारे इंडिया में, क्योंकि आई गेस आज भी एक ऐसी फील्ड है जो हर फीमेल एक्सप्लोर नहीं करती, लेकिन जिन्होंने अपने पोटेंशियल को अनलॉक किया और अनसॉल्व किया है बहुत सी मिस्ट्रीज को, आज उन्हीं से आपकी मुलाकात मैं करवा रही हूँ। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट। भावना जी, कैसी हैं आप? थैंक यू मानसी जी, मैं बहुत अच्छी हूँ और आज वुमेंस डे पर आपने मुझे रिकमेंड किया इस चैनल पर बुलाकर, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो मैं सभी को आज वुमेंस डे की, सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ जी। थैंक यू, मैं भी और आपको भी। एग्जैक्टली। सो इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करते हैं बिकॉज आज हम बहुत सारी स्टोरीज जानने वाले हैं, वो भी नॉवेल्स से नहीं, रियल क्राइम स्टोरीज, रियल स्टोरीज जिन चीज़ों को आपने सॉल्व किया है। बट बिफोर दैट आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी, बिकॉज हमारे जैसे देश में थोड़ा अनयूजुअल है इस तरह के करियर को चूज करना। सब इसके बारे में जानते भी नहीं हैं, हम सिर्फ नॉवेल्स में ही पढ़ते आ रहे हैं या शायद फॉरेन में कभी किसी ने ऐसे केसेस देखे हों। सो इंडिया में जब आपने इस करियर को चूज किया, उस वक्त कैसा माहौल था जब आपने सोचा? क्या सोचकर आपने इस फील्ड में कदम रखा? किसी चीज़ ने इंस्पायर किया आपको? और किस तरह आसपास के लोगों ने जब आपने इस फील्ड में कदम रखा रिएक्ट किया? इन सब के बारे में अगर आप हमें इतिहास के पन्नों में ले जाएं थोड़ा अपनी लाइफ के, और बताएं। देखिए मानसी जी, क्या होता है कि जब आप छोटे होते हैं, 23 ईयर्स पहले मैंने इस लाइन में एंटर किया था। लॉन्ग टाइम या बट क्या होता है कि जब आपको ये कहा जाता है बार बार कि आप एक लड़की हो, आप ये नहीं कर सकते, आप लड़कों वाले काम नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं आप बचपन से जब ये सब छोटी सी जगह पर रहते हुए छोटी सी ये बात को सुनते हो ना, तो आपको क्लिक करता है कि ऐसा क्या है कि जो हम नहीं कर सकते। क्योंकि हम लड़की हैं तो हम में क्या चेंज है। हालांकि मुझे अपने घर से कभी कोई, मेरे घर में कभी किसी ने मुझे एहसास नहीं कराया कि मैं लड़की हूँ तो लड़की की तरह रहना है, ये करना है। बट बिकॉज मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी यूपी के अंदर, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर था, वहाँ आप कह सकते हो एजुकेशन के मामले में लड़कियों के लिए स्कूल भी नहीं था, बैकवर्ड, काफ़ी बैकवर्ड में था उस टाइम। तो 8th तक सिर्फ लड़कियों का स्कूल था, कोएड, वो भी बॉयज़ के साथ। तो हम लोग वहीं पढ़े, उसके बाद मैं बाहर निकली, कॉलेज किया। बट कहीं ना कहीं उस टाइम पर जब सब लोग ये बात बोल रहे होते थे, मुझे कोई भी बोल देता था कि लड़कियों आप नहीं कर सकते, तो उस टाइम पर मैं ना उसको देखती थी, किरण बेदी जी को। अरे वाह। क्योंकि वो फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर बनकर आई थी उस टाइम पर, तो उस टाइम उन्होंने दिल्ली के अंदर काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट किए थे। तो जब भी न्यूज़ हम लोग सुनते थे, क्योंकि तब वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलती थी, वो तो आइकॉनिक है। तो न्यूज़ सुनते थे और जैसे ही उनका फेस देखते थे तो पता नहीं क्यों मुझे इंटरनल लगता था, मैंने कहा ये भी तो लड़की है। अंदर से एक आता है ना कि यार जब ये कर सकती है, तो सूट बूट, वो लेदर के शूज और उनकी जो वर्दी मुझे इम्प्रेस करती थी ना, वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में क्लिक होती रही। बस मुझे ये रहता था कि मुझे इनके जैसा दिखना है, या मुझे ऐसा लगना है कि मेरा अपना एक पर्सनैलिटी हो, मैं निकलूं तो लोग मुझे देखें जी। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे क्लिक करती रही। कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा रहा कि पता नहीं लोगों की प्रॉब्लम सुनती, तो मुझे ये लगता कि यार ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि शादी के बाद प्रॉब्लम हो रही है, लोगों में झगड़े हो रहे हैं, शक हो रही है, तो उनकी इस प्रॉब्लम को दूर करके उनके आपस का कंटिन्यू हो सके कि भाई ये ऐसा नहीं है, आप अननेसेसरी डाउट कर रहे हैं या कुछ है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे दिमाग में रहता था। बट आप कह सकते हो छोटी सी जगह थी तो वहाँ इतना मुझे नहीं पता था। ब्रदर वगैरह पढ़ रहे थे, अच्छी एजुकेशन ले रहे थे, आईएएस वगैरह के प्रिपरेशन वगैरह कर रहे थे, तो एजुकेटेड माहौल तो था हमारे घर में, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था पढ़ाई वगैरह का। बट आप कह सकते हो कि एक आईएएस या आईपीएस बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, नो डाउट। एग्जैक्टली। तो वो हलवा पूरी बिल्कुल नहीं है। वो हलवा पूरी नहीं है कि आपको थाली में आप गए और आपने मिल गया, वो भाई कह सकते हो वो एक लक भी होता है। मैंने कभी उसके लिए ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे अपनी एबिलिटी पता थी कि मैं इतनी स्टडी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ब्रदर को देखती थी स्टडी करते हुए, तो मुझे बहुत डर लगता था, मेरे बस में नहीं है। बट किरण बेदी जी ऐसा बनना जरूर चाहती थी, रास्ता देख रही थी, नहीं समझ आया, दिल्ली आई, जर्नलिज्म किया, 1 ईयर का कोर्स था, पहले कुछ और कोर्स कर रही थी लेकिन चेंज करके एट ए टाइम पे मूवमेंट चेंज हुआ जी। तो फिर मैंने इसमें जर्नलिज्म का कोर्स किया जी। उसके बाद एक कंपनी में ऐड निकला था प्राइवेट डिटेक्टिव्स का, मेल फीमेल के लिए,
टाइम्स डिटेक्टिव एजेंसी। तो वहाँ के ऑनर थे मिस्टर प्रदीप शर्मा जी। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा सर मुझे करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ऑफिस में आके बात करो। मैं उनके ऑफिस पहुँची, मैंने बात की तो उनको थोड़ा सा फनी भी है और थोड़ा, जब उन्होंने मुझे बाद में बोला कि उनको लगा ये नई नई गांव से आई है, अभी जर्नलिज्म किया है, जोश से भरी हुई है, तो थोड़े दिन में शांत होकर चली जाएगी। उनको भी थोड़ा लगा कि चलो देखते क्या करती है। उन्होंने कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि अगर करना है तो फिर आप सोच लो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह का पार्ट है ये। तो तब मुझे लगा कि प्राइवेट डिटेक्टिव्स में भी हम कर सकते हैं कुछ काम, या हमारा हो सकता है। तो फिर उन्होंने कोई एक असाइनमेंट दिया था मुझे, तो मैं और मेरी एक कलीग हम लोग उस असाइनमेंट को करके आए। तो वो भी काफ़ी डेंजरस असाइनमेंट, और जो उनकी नॉलेज में था वो उन्होंने मुझे पकड़ा दिया था एक्चुअली। ओके। तो जब उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के बाद जब मैं वापस उनके पास आई और मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपको पता था कि वो बंदा इतना आईबी वगैरह में थे जिनके घर आपने हमें भेज दिया, रिटायर्ड थे वो? कहते हाँ मुझे पता था। मैंने कहा आपने, इट वाज जस्ट अ टेस्ट फॉर यू। हाँ, मैंने कहा फिर भी आपने हमें भेज दिया कि मैंने इसलिए भेजा कि मैं यही देखना चाह रहा था कि तुम वहाँ से वापस आ पाते हो या नहीं आ पाते। इट मीन्स आप वहाँ से अपने कॉन्फिडेंस से वापस आ गए हो निकल कर, उनको जो भी कुछ भी तरह से किसी भी तरीके से समझाकर, तो इट मीन्स अब तुम कर सकते हो। अब तुम्हारी चॉइस है, अगर इस लाइन में इंटर करना है तो आपको वापसी का रास्ता नहीं है। मैंने कहा मुझे वापसी करना भी नहीं है, मुझे लगता है कि शायद मैं कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ टाइम मैंने न्यूज़पेपर में भी जॉब किया था, बट वहाँ मुझे इंटरेस्ट नहीं आया। क्योंकि आप कह सकते हो रिपोर्टिंग वर्क में वही एक रूटीन है, आपको एडिटर पर डिपेंड होना है, सीनियर पर डिपेंड होना है, उधर बन हाँ, गई। और माइंड चल रहा है आपका। हालांकि ये तो था कि उसमें आपको जो किरण बेदी की तरह एक पर्सनैलिटी तो आप इम्प्रूव कर सकते थे, बट जो मुझे चाहिए था एक सेटिस्फेक्शन, कि मुझे अपने काम में सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि यार इसमें मैं किसी की हेल्प तो कर नहीं सकती, रियलिटी में लिख नहीं सकती। अगर मान लो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लिख कर आ रही हूँ, तो जब तक सीनियर उस पर साइन नहीं करेंगे वो आगे नहीं जाएगी। तो वो प्रॉब्लम्स मुझे कहीं ना कहीं इंटरनल हो रही थी। बट जब इस लाइन में मैंने एंटर किया तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा मकसद है या जो मैं चाह रही थी मैं यहाँ कर सकती हूँ। क्योंकि नए नए तरीके से आपको रहना है, खाना है, या कहीं जाना है, कोई रूटीन नहीं, कोई लाइफ स्टाइल नहीं, सब आपकी मर्जी से चल रहा है। तो मुझे ये लाइन काफ़ी अच्छी लगी उस टाइम पर, फिर मैंने इसमें वापस मुड़कर नहीं देखा। एग्जैक्टली। सो यू डिसाइडेड टू एंटर, लेकिन आई गेस बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आसपास होते हैं, दोस्त, सबसे पहले तो रिश्तेदार, घर वाले, जो कहते ही हैं कि भाई इंडिया में, वो भी तुम प्राइवेट डिटेक्टिव बनोगी, तुम्हारी सेफ्टी का क्या होगा? ऐसे कोई सवाल आए इर्द गिर्द? एक्चुअली ये सवालों का जहाँ तक सिलसिला स्टार्ट होता तो सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे घर में भी काफ़ी टाइम बाद पता लगा था कि मैं प्राइवेट डिटेक्टिव्स का, और वो भी फील्ड में काम कर रही हूँ। आपने बोला छुपा के रखा? हाँ, मैं उनको सिर्फ ये पता था कि पहले न्यूज़पेपर में किया, तो मैंने कहा नहीं मुझे डेस्क का ही काम करना है उनके ऑफिस में, बाहर नहीं जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर बाहर का नहीं है तो आप कर लो। तो ज़्यादा ब्रॉड माइंड, बहुत नैरो माइंड नहीं थे फैमिली, तो उन्होंने मना नहीं किया। बट जब मैंने ये काम को स्टार्ट किया तो मैंने कहा अगर मैं बताऊंगी कि फील्ड में डिटेक्टिव एजेंसी में ऐसा कर रही हूँ, तो मैंने कहा शायद मना करें। मुझे कहीं ना कहीं इंटरनल लग रहा था, बट उनको पता लगा तो काफ़ी टाइम बाद पता लगा। लेकिन वो चांस ऐसा था कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, हुआ था एक हिंदुस्तान टाइम्स में विद फोटोग्राफ भी हुई, तो इतने बड़ी लेवल पर ब्रेक हुई। उसमें टाइटल के साथ आया था मिस मार्पल। तो बड़े भाई ने देखा, मैं तो सोकर उठी नहीं थी, मुझे पता था कि आज या तो आर या पार कुछ होगा जरूर। तो भैया ने आकर मम्मा को बोला कि मम्मी इसको उठाना, कि मम्मी ने कहा क्या हुआ, किससे पूछना ये कहाँ काम कर रही है, क्या काम कर रही है। तो क्योंकि नींद तो आनी नहीं थी, पता था आज कुछ होना है घर में। तो थोड़ी देर बाद मम्मी ने पूछा क्या हुआ। मम्मी को थोड़ा डर लगा कि शायद कहीं कुछ गलत हो रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तो उन्होंने पूछा क्या बात हुई। तो उन्होंने उठाया कि क्या हुआ, क्या कर रहे हैं। तो कहते हो क्या कर रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं, पता सबको सब कुछ लग जाता है, तुम ही नहीं पता लगाते। चुपचाप हंसने लग गई। तो कहते कोई बात नहीं है, अच्छा है, अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो अच्छा है कि कुछ अच्छा कर रहे हो, कोई गलत नहीं कर रहे, तो ना बताने वाली क्या बात थी। तो वो दिन था। तो मतलब फिर मम्मी ने पूछा, फिर जब उन्होंने फोटो देखा तो उनको बड़ा प्राउड फील हुआ कि मेरी बेटी का यहाँ फोटो आया हिंदुस्तान टाइम्स जैसे पेपर में। ये सब हुआ। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने कभी कोई ऑब्जेक्शन या कुछ, कहाँ जा रहे हो, क्या जा रहे हो, बिकॉज ये तो आपकी लाइफ का पार्ट बन गया है कि हाँ इधर उधर तो जाना ही पड़ेगा, सच की तलाश में। नाइट कुछ उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया। एग्जैक्टली। और उसके बाद में जहाँ तक आप फ्रेंड सर्कल की या पर्सनल लाइफ की बात करते हैं,
तो फ्रेंड सर्कल थोड़ा यार इसमें क्या करेगी कैसे करेगी, ये होता क्या है, क्योंकि आज से 23-24 ईयर पहले अगर आप हम लोग कहें तो लोग इतना अवेयर नहीं थे, अवेयर नहीं थे इसको लेकर, कोर्सेज एंड ऑल भी शायद उतना डिजाइन भी नहीं थे, डिजाइन नहीं थे, तो काफी कुछ अननोन थे। हाँ। तो मतलब लगता था प्राइवेट डिटेक्टिव्स को, उनको लगता था कोई सीबीआई है या सीआईडी है। मैंने कहा नहीं वो नहीं है, हम लोग पैसे लेके काम करते हैं प्राइवेट लेवल पर हाँ। समझाना बहुत मुश्किल होता था। तो उसके लिए फिर मैं उनको ये बोलती थी कि जर्नलिज्म कर रही हो, बिकॉज वो समझ नहीं पाते थे और उनको ये लगता था पता नहीं क्या करती है, रात को आती है, कभी लेट आती है, लेट जाती है। मुझे तो लगता है ये होता क्या है पूरा प्रोसीजर, अगर आप एक लेमैन भाषा में अगर बताना चाहे, लोग अगर समझना चाहे, बिकॉज लाइक योर फ्रेंड आस्क यू कि सीबीआई में काम करती है या ये, जैसे लोगों के मन में होता है कि आखिर प्राइवेट डिटेक्टिव्स वर्क कैसे करते हैं, लाइक कोई एक केस आया तो क्या वर्किंग है, मतलब अगर आप बताएं। देखो अगर प्राइवेट वर्क हम लोग करते हैं, सीबीआई और सीआईडी या पुलिस वालों का जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक गवर्नमेंट प्रोसीजर होता है, उसमें आप कंप्लेंट लेकर जाएंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक, हम लोग प्राइवेट होते हैं तो एक इन्वेस्टिगेशन पार्ट होता है, जैसे कुछ चीज़ें जो पुलिस वाले नहीं कर सकते, सीबीआई वाले नहीं कर सकते, या मान लीजिए आपकी कोई प्रॉब्लम है और आपको लग रहा है कि मुझे मैटर पता लग जाए तो मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, तो उसके बदले हम लोग फीस लेते हैं और उस काम को उनको सॉल्व करके, उनका मैटर जो उनका होता है कि क्या इंक्वायरी चाहिए वो हम उनको सॉल्व करके दे देते हैं। ओके। अब जैसे मैट्रिमोनियल का इशू आप मान लीजिए, अगर आप शादी मोस्ट ऑफ द केस के शादी से पहले की आप इंक्वायरी चाह रहे हैं कि मुझे लड़के या लड़की के बारे में सब पता हो कि कहीं उसको कोई गलत एक्टिविटी, कोई बैकग्राउंड खराब तो नहीं है, फैमिली तो, क्योंकि आजकल केसेस इतना हो रहे हैं कि हर आदमी डरता है। तो फिर वो जब हमारे पास आते हैं तो अगर आप पुलिस के पास जाएंगे तो वो केस नहीं करती है। ओके। मैट्रिमोनियल इस टाइप के, क्योंकि उनके पास तो अगर कोई क्राइम हुआ है तो आप कंप्लेंट दर्ज करेंगे, क्राइम रिपोर्ट करेंगे वो तो, हाँ, सब वो करेंगे। बट उसमें क्या होता है कि अगर आपने पहले इशू करा लिया तो हो सकता है कि आपको लड़का या लड़की के बारे में गलत पता लगता है, तो आप वहाँ ब्रेक कर सकते हैं, आपको जो शादी के बाद सफर करना है वो ना करना पड़े जी। तो इस तरीके से हम लोग एक प्राइवेट लेवल पर काम करते हैं। मैट्रिमोनियल है, कॉर्पोरेट के हैं, इन्वेस्टिगेशन, कोई चीटर वगैरह होते हैं, मिसिंग का होता है, या बच्चों के एडिक्शन होते हैं कि आजकल कपल्स हैं दोनों ही वर्किंग होते हैं, तो उनको रूटीन में लाइफ स्टाइल में टाइम नहीं मिलता कि अपने बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दें, बच्चा बैड एक्टिविटी में पड़ जाता है। तो उसके लिए वो लोग फिर हमें हायर करते हैं कि भाई आप हमारे बच्चे का रूटीन देख लीजिएगा 2-3 दिन की, कहीं वो गलत एक्टिविटी में तो नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग एक प्राइवेट लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। Okay, and you have a team? Yeah, team. Okay. And you are leading. You are the founder of Tejas Detective Agency. मैंने अपनी कंपनी बनाई थी 2003 में। एक्चुअली जब मुझे लगा कि ये काम अच्छा चल रहा है, और जब मैं मिस्टर प्रदीप शर्मा जी की कंपनी में ही जॉब कर रही थी, तो वहाँ पर क्या होता था कि फीमेल्स आती थी तो उनसे ओपनली बात नहीं कर पाती थी एक्चुअली। अच्छा। क्योंकि उनको लगता था कि मेल है, हम ट्रस्ट करें या नहीं करें, कहीं हमारी बात को लीकेज नहीं कर दे। एज ए फीमेल आप समझ सकते हो कि वो थोड़ा इमोशनली उस टाइम क्रिएट होता था, मेंटली टर्मोइल तो चाहिए हाँ, होता है। तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट चाहिए होता था। तो तब उन्होंने मुझे बोला प्रदीप जी ने कि आप एक काम करो भावना, आप खुद की एजेंसी बनाओ, हम दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, बट एक तुम्हारी एजेंसी होगी सिर्फ लेडीज के लिए करो। ये कहना भी अपने बाप में एक बड़ी बात है कि वो अपने फर्म से कह रहे हैं कि आप एक अलग फर्म बनाओ। हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि अपनी फर्म बनाते हो और उसको एक वुमेन्स के लिए क्रिएट करो, क्योंकि जो वुमेन्स को प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें वुमेन्स में ज्यादा इंटरेस्ट है तो तुम वुमेन्स के लिए करो। एग्जैक्टली। क्योंकि मेल को तो मैं कर लेता हूँ, कॉर्पोरेट में मैं देख लेता हूँ, बट फीमेल्स को आप केटर करते हो। हाँ, क्योंकि मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम्स हैं, या जब ऐसे बच्चे घर से चले जाते हैं तो पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर पाते, वो किसी को कह नहीं पाते कि ओपन अप इजीली हो पाएंगे फीमेल टू फीमेल कनेक्शन। क्योंकि मेल से क्या होता है ना कहीं उनको रहता है कहीं यार ये चीट ना कर दे, कहीं ये डबल क्रॉस ना कर दे, तो इस टाइप का डर उनको रहता है कहीं ना कहीं फीमेल्स को, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ वो फैमिली होती है एक्चुअली। एग्जैक्टली। तो उनको चाहिए था कोई एक विश्वास पात्र, तो तब मुझे लगा कि हाँ मुझे अपनी एजेंसी बनानी चाहिए। तब फिर मैंने अपनी 2003 में तेजस डिटेक्टिव एजेंसी बनाया। तो तब से इसको रन कर रही हूँ। अब हालांकि दोनों को इस लेती हूँ, मेल भी आते हैं फीमेल्स भी आते हैं, बट जब स्टार्टिंग की थी तो जो कॉन्सेप्ट था वो फीमेल्स का ही। हाँ। अरे वाह। तो अब इतने साल, मतलब 2003 से तो आपका अपना ही
चल रहा है फर्म, बट मैं सिर्फ 2003 से चले हुए फर्म्स की बात नहीं करूंगी, बिकॉज आपकी जर्नी तो बीइंग अ प्राइवेट डिटेक्टिव बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। सो वहां से लेकर अभी तक में जो सबसे चैलेंजिंग केस रहा भावना जी आपकी लाइफ में, आई नो बहुत सारे केसेस होते हैं उनमें से पिक एंड चूज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट देन अगर कोई एक आप सबके साथ शेयर करना चाहें, कोई दो भी आप शेयर कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू लिसन टू दैट रियल क्राइम स्टोरीज जो आप हमारे सामने आज रिपोर्ट करना चाहेंगी। वो कौन से केसेस थे, क्या था, कैसे सॉल्व हुआ, क्या वो ट्विस्ट निकला, जो आप बताएं। देखो वहाँ से एक्चुअली केसेस तो मेरे जो होते हैं हर एक ही केस इंटरेस्टेड होता है, जी। क्योंकि हमें हर एक डिफरेंट पर्सनैलिटी पर काम करना होता है। एग्जैक्टली। तो कुछ ना कुछ डिफरेंट ही होता है, बट कुछ मेमोरेबल होते हैं, कुछ जरूरत से ज्यादा मेमोरेबल होते जो हैं, दिल के हमेशा करीब करीब रहते हैं कि हमने ऐसा कर दिया। यस। तो हालांकि मेरे कई बार आर्टिकल्स वगैरह में मेरा आया हुआ है उन केसों के बारे में, जैसे मुझे एक बार मेड बनना पड़ा था। ओ एग्जैक्टली। सो मतलब कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव होने के साथ साथ आपको एक अच्छा एक्टर भी होना पड़ता है। वो मेरी सबसे बेस्ट पोजीशन थी। एक बार सीन क्रिएट हुआ था जब हम किसी बच्चे को, माइनर लड़की थी, हाँ। तो उसको यहाँ से, उनका काम था लड़कों का कि वो यहाँ से आते थे दिल्ली, और थोड़ा आउट ऑफ स्टेट थे वो, यहाँ आए, लड़कियों को बहलाया फुसलाया, जैसे 9, 10, 8 की बच्चियाँ जो होती थी उनको बहलाया फुसलाया, किसी एक को दो को, और प्यार जताकर उनको अपने साथ ले गए। ओह। और वहाँ हफ्ते 10 दिन जो उनका, जब तक उनका खुद का दिल करता था तब तक खुद यूज करते थे, उसके आगे बाद में वो सेल आउट कर देते थे। ये उनका रूटीन रहता था। और वो लड़कियां कहाँ की? यहाँ दिल्ली की? दिल्ली से अक्सर, वो उसका लिंक जो था वो दिल्ली से चल रहा था। तो ऐसे ही कि हमारे क्लाइंट की लड़की भी उसमें आ गई, तो वो 9th में थी उस टाइम, उसको वो लेकर चले गया। तो जब उन्होंने, क्लाइंट ने हमें केस दिया था, तो उनके पास सिर्फ एक छोटी सी लीड थी कि उसकी एक मामी है, वो मंदिर में काम करती हैं। तो केस काफ़ी डिफिकल्ट था, क्योंकि उस टाइम तो अगर हम ये कहें कि टेक्निकल सपोर्ट होता था, ये होता था, तो वो भी चीज़ें कुछ भी नहीं होते थे उस टाइम। कितने साल पुरानी बात है ये जब मैंने एजेंसी स्टार्ट की थी उसी टाइम 2003 का ही है। हाँ, तब तक तो इतना नहीं रहता नहीं इम्प्रूवमेंट था, तब तो इंटरनेट भी कहाँ ही हाँ, इतना हम लोग भी मोबाइल बहुत कम यूज कर पाते थे। एग्जैक्टली। हाँ, तो उस टाइम का काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी। फिर हमने उसकी मामी को सेट किया जैसे तैसे, उससे उनका घर का एड्रेस निकलवाया, फिर किसी तरह से उस लड़के को धीरे धीरे सेट की कि वहाँ तक पहुँचे। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता लगा एक छोटा सा गांव था वो, जो कि जिस पर कमांड जो थी उस गांव के अंदर उसके भाई की थी पूरा। अच्छा। और वो था क्रिमिनल, वहाँ का माना हुआ क्रिमिनल था वो। तो हालांकि कंप्लेंट थी यहाँ दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस के पास में उनकी, तो यहाँ से एक एसआई और एक कांस्टेबल भी गए हुए थे हमारे साथ, जब बाद में रिकवरी करी लड़की को लेकर आए तो। लेकिन जब हम उससे पहले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे ना, तो कई बार डर भी लगा, कई बार लगा भी, मैंने कहा करना। एक तो लैंग्वेज सबसे प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो जिस स्टेट का था वो लैंग्वेज थोड़ी प्रॉब्लम थी वहाँ पे, उड़ीसा का। तो वो लैंग्वेज हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं आती वो थी। इजीली जज कर जाते हैं कि ये तो बाहर से आए कोई। फिर कुछ और हमने आइडिया लगाया, फिर हमने यही बोला कि हम लोग बाहर से ही आए हैं और हमारा कोई ऑफर चल रहा है, तो कोई टीवी निकलेगी, किसी की गिफ्ट निकलेगी, किसी का ये निकलेगा, और उसके बाद यहाँ पर हो सकता है कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लगाएं वो लोग। तो अगर हमारा पास हो जाता है तो हम ऐसा कोई एजेंडा हमने उनको एक सुनाया वर्बली, कुछ पेपर्स प्रिंट आउट निकाले, क्योंकि लोग वहाँ के इतने अवेयर नहीं थे कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट में कुछ समझ सकें। कुछ हमने पेपर्स वगैरह बनाए, कुछ ऐसा किया, उसके थ्रू फिर हम वहाँ तक पहुँचे। तो उसके घर तक हम पहुंच गए, लड़की भी हमें रिकॉग्नाइज हो गई। फिर हमने यहाँ पर कॉल किया, हमने कहा हमें लड़की मिल गई है, आप बताओ क्या करना है। तो उन्होंने अपना कंप्लेंट थी तो पुलिस वालों को साथ लिया, वो अपना पहुंच गए। बट जब वहाँ काम करने पहुंचे तो पुलिस वालों को भी एक बार को उन्होंने खड़ा कर दिया कि भाई हम वहाँ उस गाँव में नहीं जाएंगे। उन्होंने पुलिस की हेल्प ली, पुलिस की हेल्प लेती है। तो वो कहते भाई हम उस लड़के पर हाथ नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि वो इतना क्रिमिनल था। वो कहते आप तो यहाँ से चले जाओगे, हमें तो यही रहना है। अच्छा, हाँ, उसके और भी तो होंगे लोग, उसके सोर्सेस, या वो क्रिमिनल इतना था तो वो लोग डरते थे कि कहीं बाद में हमारे साथ कोई वो ना करे। फिर भी एनीवे, ये आप कह सकते हो कि जो गए थे इंस्पेक्टर, जो एसआई जो गए थे वहाँ पर, वो काफ़ी दिलेर थे और काफ़ी अच्छा नेचर था उनका। उन्होंने कहा अब आ गए तो लड़की हम लेकर जाएंगे। हाँ, तो मतलब जो हमारा काम था, हालांकि हमारा ख़त्म हो चुका था, बट क्लाइंट ने हमसे रिक्वेस्ट किया, कुछ हम भी अपनी नई कंपनी के जोश में थे कुछ ज़्यादा, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम आपकी लड़की को निकलवाते हैं। आप कह सकते हैं ये आज भी मेरा थोड़ा सा नेचर है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो जहाँ तक पॉसिबल होता है मैं क्लाइंट का साथ देती हूँ। तो आपने कहा क्योंकि आप गए थे वहां पर, इस तरह से अब देख तो लिया ही होगा उसने चेहरा।
हाँ वो सब कुछ रिकॉग्नाइज था, वो सब नहीं, कुछ। आपका चेहरा तो सबको दिख ही गया होगा। I guess। मेरा भी था, मेरी टीम भी थी, दो टीम भी थी लोग एंड ऑल, फिर वापस आना, आप तो अपने रूटीन वर्क में लग नहीं गए। आए थे हम लोग। जब हमने वो लड़की को लिया था रात के 1:30 बजे, हमने लड़की को रिकवर किया था वहाँ से। उन्होंने, पुलिस वालों ने, के साथी थे हम लोग थे, उनकी लड़की के पेरेंट्स थे, मतलब फादर थे और एक लेडी और थी। 4-5 लोग हम लोग गए थे गाड़ी में, फिर लड़की को लेके आए। जो लोकल पुलिस थी वो भी हमारे सपोर्ट में थी, पर वो अंदर नहीं गई गाँव के। हम लोग अपनी हिम्मत से गए, जैसे तैसे उनको आइडिया लग गया तो लड़की को उन्होंने दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया। ओह, तो वहाँ भी गए, काफ़ी कुछ। एक बार को तो आप कह सकते हो हमारी कंडीशन ये थी कि पसीने में हम नहा चुके थे, हमें डर लगा था कि शायद हम बचकर नहीं जाएंगे। मतलब सभी लोग घबरा गए थे। बट वही कहते हैं ना कि कुछ लक भी साथ देता है। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है और ऊपर वाले पर विश्वास है तो डेफिनेटली सपोर्ट हर चीज़ का मिलता है। इसमें ऐसा ही था, उसने कहा कोई बात नहीं, लड़की को तो छोड़ेंगे नहीं, हम लेकर जाएंगे, जो होता है आप डरो मत, लड़का हम उधर है, जब तक वो उधर है तब तक ये कुछ नहीं करेगा। मैंने कहा ठीक है। एक उसका भाई को उन्होंने पहले साइड कर दिया था। मैंने कहा ठीक है। बस लड़की को लिया और उसको गाड़ी में बिठाया। 1:45 बजे हमने 150 किलोमीटर जाने के बाद सांस ली। तो अगला सवाल मैं यही आपसे लेना चाहूंगी कि आपका चेहरा तो दिख गया था कि हाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो आए थे, वापस आने के बाद क्योंकि अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है, कौन कब रिवेंज लेने आ जाए पता नहीं रिवेंज लगता। लेने आ सकते हैं, मैं ये नहीं कहती कि नहीं हो सकता, बट वहां से यहाँ तक आना बहुत मुश्किल है। नहीं वो तो मैं मान रही हूँ, और फिर ये हमारी सिटी है, दिल्ली है, यहाँ इतना आसान नहीं है। यस वो भी है, बट देन बिकॉज बहुत सारी फीमेल्स जो शायद आपको देख करके ये सोचेंगी, उनके मन में ये ख्याल आएगा कि अगर मैं इस तरह से केसेस सॉल्व करूंगी, नोबडी नोज कल को कोई मेरा चेहरा तो आम हो जाएगा। देखिए इस लाइन में, इसमें ऐसे अपनी सेफ्टी कैसे रखनी है, क्या खुद को समझाना है जो आप बाकी महिलाओं को बताएंगे? देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आप डर पर विजय पाएंगे ना, जब तक आप डरते रहेंगे हर चीज से तो आप नहीं कर सकते इस काम को। Exactly। क्योंकि डर तो आपको निकालना ही पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। Exactly। इस काम में हमारी इतनी इन्वेस्टिगेशन में अगर डिटेक्टिव्स की बात करती हूँ तो इसमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि हम वहाँ उस हद तक उनका साथ दें। बट ये अपना पैशन है। ओके, ये आपकी मतलब पर्सनल चॉइस थी। मुझे ऐसा लगा कि उनको मेरी जरूरत है तो मुझे साथ देना चाहिए। तो बस हमने साथ दिया। हालांकि आज तक वो पुलिस वाले जो साथ थे उनको अभी तक नहीं पता था। हम वापस घर आ गए कि हम लोग क्या करते हैं। ओह सबसे बड़ा एडवेंचर इसमें ये था, उन्होंने पूछा भी कि आप क्या करते हैं। मैंने कहा नहीं हम कुछ नहीं करते, मैं तो इनके रिलेटिव हूँ। सो दैट कभी भी आपकी आइडेंटिटी रिवील ना हो कि हाँ आप प्राइवेट डिटेक्टिव हाँ आइडेंटिटी हम लोग रिवील कर नहीं सकते, तो बस साइलेंटली हम लोग अपना काम करके निकल लेते हैं। और अब जब क्योंकि आप मीडिया में कितने सालों से छा चुकी हैं, लाइक योर फर्स्ट आर्टिकल इन हिंदुस्तान टाइम्स एंड ऑल, तब उसके बाद अपनी आइडेंटिटी को कैसे आप छुपा के रखते थे? देखिए जहाँ तक आइडेंटिटी की बात है कि अगर आप न्यूज़पेपर में कोई भी कटिंग देखते हैं, फोटोज देखते हैं, तो मैक्सिमम आपको 2 या 3 दिन याद रहता है। और जब आप फोटो क्लिक करा रहे होते तो डेफिनेटली थोड़ा चेंज होता है। हाँ। और रूटीन में आप लाइफ स्टाइल में अपना वर्क कर रहे हैं तो चेंज होता है। तो इतना लोग नहीं ध्यान देते कि भाई ये हमने इसको वहाँ देखा है वहाँ देखा है। 1-2 हफ्ते में नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। एग्जैक्टली। सो ये तो था एक चैलेंजिंग केस। और भी कुछ बताइए जो आपको लगता हो कि एक ऐसा केस जब कभी आप बैठती हो सोचती हो अपने बारे में कि बाप रे बाप उस दिन तो मैं बची गई। ये तो सब बचने वाले जान के जो था वो तो यही स्टेप था। हाँ, सबसे और कोई केस? और दूसरा केस था एक जो अभी रिसेंट इसी जनवरी में ये क्या था, हुआ ये था कि मतलब हम लोग किसी को ट्रैक कर रहे थे। तो ट्रैक करते करते वाइफ थी उसकी, उसने देखकर केस चला गया था कि आप ट्रैक कर लेना कि भाई ये किसका मूवमेंट क्या होता है, मुझे डाउट है इसका अफेयर है। मैंने ओके, मैट्रिमोनियल था। मैंने कहा ठीक है। हम लोग ट्रैक करते रहे, दोपहर तक हमने उसको ट्रैक किया, हमें नॉलेज नहीं हुई कि कहाँ है। फिर अचानक हमें पता लगा कि वो तो वहाँ घर पर है ही नहीं, वो बाहर निकल गई, गाड़ी उसके सामने खड़ी थी। हमें लगा गाड़ी खड़ी है, गाड़ी छोड़कर वो कभी जाती नहीं थी। तो हम भी कंफ्यूज थे। हाँ। फिर जब पता लगा कि वो तो दिल्ली से बाहर निकल गई है, किसी हिल स्टेशन पहुंच गई है, और वो गाड़ी आप ट्रैक कर रहे थे। ओह। और हम गाड़ी के उसमें ट्रैक करने में लगे हुए थे। ठीक है। हाँ। फिर 3 बजे जैसे ही पता लगा हम लोगों ने अपना, मैंने कहा अब ये बाहर गई है। फिर उस बंदे का पता किया जिस पर हमें डाउट था, तो दोनों साथ थे। हमें पता लगा कि दोनों साथ है। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा अभी इससे अच्छा चांस हमें एविडेंस कलेक्ट करने का नहीं मिलेगा, हमें निकल जाना चाहिए। तो बस हमने इमीडिएट अपना, क्योंकि हम लोग ना 24 आवर्स इस प्रिपरेशन में रहते हैं कि कभी भी ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ हो सकता है और हमें निकलना पड़ सकता है। तो बस एट ए टाइम हम 2 घंटे के अंदर अंदर निकल गए दिल्ली से। हमने उसका पीछा स्टार्ट किया। रात में काफ़ी फॉग वगैरह था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी सिचुएशन हुई।
आप यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन 27-28 घंटे कंटिन्यू हम लोग गाड़ी चलाने में रहे, उसको ट्रैक करते हुए। क्योंकि हम उसको ट्रैक, हिल स्टेशन की वजह से उसको ट्रैक करने में बहुत मुश्किल आ रही थी, कभी पता लगता है यहाँ है, हाँ, तो उसको ट्रैक करते करते हमें 27-28 घंटे एटलीस्ट गाड़ी में बैठना पड़ा या रहना पड़ा। और इतनी सिचुएशन वर्स्ट थी कि कई बार तो वॉशरूम तक की प्रॉब्लम हो रही थी। बट ठीक है कि पैशन आप कह सकते हो, क्योंकि इसका जो हमारा काम है ना वो पैशन का है एक्चुअली। तो बट लेकिन ये था कि मुझे उसको ढूंढना है, उसको एविडेंस कलेक्ट करना है। आफ्टर ऑल सक्सेस मिली, क्योंकि 27-28 घंटे बाद जब हम सुबह वहाँ पहुँचे तो वो हमें दोनों सामने मिल गए, हमारा काम हो गया। तो ये चीज़ होती है कि मतलब कुछ नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। इट्स ऑल अनसर्टेन, बट देन करेज और पैशन जो हमें आगे बढ़ने के लिए कहता है कि हम अपने सपनों को पूरा करें, लोगों की हेल्प करें। डेफिनेटली कोई भी सपना पूरा करना है तो पैशन तो होना ही चाहिए, और थोड़ी हिम्मत तो होनी चाहिए, बाकी तो लक रहता ही है। लक तो देखिए ऊपर वाले ने अगर आपको इस लाइन में भेज दिया है, अगर वो चाहता है कि आप ये करो, तो आप कोशिश करोगे तो लक को अपना सपोर्ट में लेकर आ सकते हो। एग्जैक्टली। तो मैं कह सकती हूँ कि भाई जो भी हो, मेरी किस्मत आई थी, मुझे नहीं पता मेरा लक क्या था, बट मैंने कोशिश की। मैं ये नहीं कहती कि मैंने वर्क नहीं किया। अगर मुझे अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में, तो कई बार आप कह सकते हैं आप 27-28 घंटे अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या कंटिन्यू गाड़ी में चल रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितनी वर्स्ट पोजीशन होती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा, क्योंकि हम प्लेन में भी बैठते हैं तो 24 आवर्स में बोर होने लगते हैं। एग्जैक्टली, बोर से ज्यादा आपकी बॉडी भी उतना अच्छे से बॉडी भी प्रॉब्लम करती है, क्योंकि आप वो हिल स्टेशन पर जब आप चला रहे होते हैं गाड़ी, तो सबसे बहुत टायरिंग होता है, आपको प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, बहुत टाइट हो चुके थे। बट जब वो मिल गए तो हमें ऐसा लगा जैसे हमें बिल्कुल थकान ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सीधा वहाँ रूम लिया, हम भी जाकर सो गए। मैंने कहा बाकी के प्रूफ बाद में फोटोग्राफ्स निकाल लेते हैं। एग्जैक्टली। तो इस तरीके से चलता रहता है। एडवेंचर तो हमारे ज्यादातर कामों में होता ही रहता है। बट देन गेस कोई ऐसा केस जब आपको लगा हो कि ये मैं सॉल्व नहीं कर पाई, आई मीन अगर कोई ऐसा केस आपकी लाइफ में रहा हो जो अनसॉल्व रहा? देखिए, अनसॉल्व तो नहीं कह सकते आप केस को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमारे पास केस आता है ना, तो क्लाइंट हमसे उम्मीद करता है कि उसका 102% रिजल्ट मिले, 100% भी नहीं। क्योंकि जैसे मान लीजिए एविडेंस कलेक्ट करना, अगर उसका एविडेंस मिल गया तो वो सेटिस्फाइड हो गया। कई बार होता है कुछ चीज़ों के एविडेंस आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि कुछ हमारी भी फाउंडेशंस होती हैं, कुछ उनकी वो भी होता है कि किस तरह की लिमिटेशंस होती है, मतलब आप क्या क्या नहीं कर सकता एक प्राइवेट डिटेक्टिव? देखो, कुछ जैसे इंडिया के अंदर है, कुछ चीज़ों का सपोर्ट हमें नहीं है। टेक्निकली आजकल सभी गैजेट्स पर डिपेंड्स हो गए ज़्यादातर लोग। वो सपोर्ट हमें नहीं मिल पाता, वो सारा काम हमें फिजिकली करना पड़ता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी को ट्रैक करना है, तो हम उसके मोबाइल को ट्रैक करें तो बहुत जल्दी कर सकते हैं, बट वो आपको परमिशन नहीं है, वो परमिशन नहीं है, या हमारे सोर्सेस नहीं हो पाते, तो उसके लिए फिर हमें अपना वैसे सोर्स लगाना पड़ता है जो मैनुअली जाके ही कर पाएगा। मैनुअली, जैसे उसके किसी रिलेटिव्स को पकड़ा, उससे बातचीत करेंगे, फिर वहां से आगे बढ़ेंगे, थर्ड को पकड़ेंगे। मतलब आप किसी को ट्रैक यूजिंग अ गैजेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इलीगल है। ओके, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, बट ठीक है, कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हैं। मेहनत थोड़ा ज्यादा, अगर वो इजी एक्सेस मिल जाए तो शायद हमारे लिए बहुत इजी हो जाए। तो कोशिश कर रहे हैं, देखो आगे क्या होता है। एग्जैक्टली। कोई अनसॉल्व केस जो आपको लगता हो कहीं एविडेंस नहीं मिला या कोई चीज जो नहीं पकड़ पाए? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई अनसॉल्व केस है ऐसा कि जिसको मैं 100% या 80% नहीं कर पाई, क्योंकि ज़्यादातर मुझे अपने केसों का जहाँ तक याद है कि मैं 80% तक तो उसको कर ही देती हूँ। बहुत कम होता है कि अब मान लीजिए आप अगर इस बात को नहीं मानने को तैयार हैं कि भाई मेरे हस्बैंड का अफेयर नहीं है, मेरी वाइफ का अफेयर नहीं है, तो वो चीज़ एक अलग मैटर है। लेकिन कई बार ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, 80-100% मेरा 80-90% रेशो रहता है हर काम का। क्योंकि मैं एक्चुअली कह सकते हो आप इसको इंटरेस्ट कह सकते हो या पैशन कह सकते हो कि आपका सक्सेस रेट अभी तक 100 रहा है कुल मिला के। 80 to 100 रहा है। क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि किसी ने अगर मुझे पैसे दिए उस चीज़ के, या वो मुझे काम करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो मेरे पास एक प्रॉब्लम में आया है। यस, एग्जैक्टली। क्योंकि वो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि वो आपके साथ वो बात शेयर कर रहा है जो वो अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकता, पर्सनल। तो इसलिए मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि इसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। तो बात पैसे की भी नहीं रह जाती वहाँ पर, फिर मेरे को एक जुनून सा रहता है कि भाई नहीं, मुझे ये सॉर्ट आउट करके देना है।
तो कहीं ना कहीं शायद इसी वजह से कि मैं सक्सेस रेट मेरी अच्छी चलती रहती है इन चीज़ों में। हाँ और मिसिंग में तो है ही है, फिर अच्छा मेरा रहता ही है। एग्जैक्टली। लास्टली आपसे मैं यही जानना चाहूंगी, टू अदर फीमेल्स आप क्या बताना चाहेंगे अपनी इस फील्ड के बारे में? अगर कोई आपको सुनकर इसे एज अ करियर चूज करना चाहता है, उसे क्या सलाह, क्या टिप्स होंगे जस्ट टू फॉलो? देखो, मैं महिलाओं को, कोई भी अगर इस एजेंसी में या इस तरीके के काम को करना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसमें पेशेंस होना चाहिए। ओके, पेशेंस इज द फर्स्ट की। हाँ यस। और उसका कॉमन सेंस बहुत तेज होना चाहिए, Okay. जो कि अक्सर महिलाओं में होता है। यस, वो सिक्स सेंस तो हमेशा ही रहता सिक्स है। सेंस भी होता है, कॉमन सेंस भी ज़्यादातर यूज करती है, बट उनको सबसे बड़ी बात है कि पेशेंसली जहाँ पर वो रुक सकती है ना, वो इस काम को कर सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने इस लाइन को चूज किया है तो फिर वापसी के रास्ते बहुत कम है। ओके, ऐसा क्यों? बिकॉज कोई भी कंपनी अगर आपको जॉब देती है ना तो वो पहले कर देती है, यार आपने तो डिटेक्टिव एजेंसी में काम किया है, हम आपको देंगे कहीं आप हमारे लिए कुछ ऐसा तो नहीं कर रही है, ऐसा नहीं कर रही है। उनको अपना डर होने लगता है ओके। जब आप डिटेक्टिव्स का एक्सपीरियंस देते हैं, क्योंकि अवेयर हो रहे हैं बट अभी उतने लोग अवेयर नहीं हैं। तो बस एक सिचुएशन यही आता है। बट ऐसा नहीं है कि आप इस लाइन में अगर काम करना चाहते हो तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी अपनी चॉइस है कि आप कितने टाइम काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो काम नॉर्मली होता है वो डे टाइम में होता है, नाइट में बहुत कम होता है। बट धीरे धीरे जितना आप इसके लिए फैशनेबल होते जाते हैं, आपको एक जुनून चढ़ता जाता है कि मुझे करना ही करना है, तो फिर 24 आवर्स में आ जाता है। आपको हर समय रेडी रहना पड़ता है। यस यस। और गॉसिप लोगों की होती है कि भाई आपके लिए ऐसा बोला जा रहा है, वैसा बोला जा रहा है, उन चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो इस लाइन में आने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तो कहना चाहती हूँ जो महिलाएं आना चाहती हैं वो उसमें डेफिनेटली कैरियर बनाने के लिए आए फिर। यस। और थोड़ा सा अगर हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाता है, एक पर्टिकुलर कोई कोर्स या पर्टिकुलर कोई लाइन मिलती है इस स्टिल लाइन इन इंडिया कोई ऐसा कोर्स ऐसा नहीं है इंडिया में। बस ये हमारा दुर्भाग्य है, इसलिए भी शायद पेरेंट्स डरते हैं लड़कियों को भेजने के लिए कि हम लड़की अगर डिटेक्टिव बनाएंगे तो इसका फ्यूचर क्या रहेगा। ओके। तो बस ये प्रॉब्लम है, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अगर ये सॉल्व हो जाए तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि इसमें भी जैसे आपकी लाइन है, मीडिया लाइन है या कोई भी लाइन है, कि लड़कियां इसमें कम होंगी। आने वाले टाइम में लड़कियां इसमें काफ़ी होने वाली हैं। एग्जैक्टली, जस्ट लाइक भावना पालीवाल जी। थैंक यू। और आप इसी तरह आगे बढ़ती रहे, केसेस को सॉल्व करती रहे, एंड आई विश यू कि आपका ये 100% सक्सेस रेट हमेशा 100% रहे। हैप्पी वुमेन्स डे आपको और आप सभी महिलाओं को जो आज हमें देख रही हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।